नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की पहली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव का जो ऐलान है प्रदेश में वो आज हो गया है। हिमाचल दस्तक ने आपको पहले ही बता दिया था कि आज हिमाचल में आचार संहिता लगेगी और आज ही जो है ऐलान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य कह सकते आयुक्त हैं अनिल खाची, इन्होंने आज शेड्यूल तय कर दिया है। प्रदेश की 3754 पंचायतों में चुनाव होंगे। आनी और नगर की दो पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 2027 में पूरा होना है। सिर्फ इनको छोड़ करके सभी जगह पर पंचायत चुनाव होंगे। जितने भी हमने बताया आपको, आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है पूरे प्रदेश में। पंचायत चुनाव में 50,79,000 मतदाता मतदान करेंगे और पंचायत चुनाव 3 चरण में होंगे। 29 अप्रैल यानी कल जिलावार चुनाव को लेकर जो ऑर्डर्स है वो आएंगे। जितने भी डिसीजन को मिल जाएगा कल लेटर ऑफिशियली। 7, 8 व 11 मई को नामांकन प्रक्रिया होगी, यानी नॉमिनेशन की डेट 7, 8, 11 मई। 12 मई को जो नामांकन है उसकी जांच होगी कि क्या क्या सही है कि गलत है, किसी ने कोई उसमें त्रुटि तो नहीं की है। नाम वापस लेने का समय 14 व 15 मई को रहेगा। 26 मई को प्रथम चरण का मतदान होगा, 28 मई को द्वितीय और 30 मई को तृतीय चरण का जो मतदान है वो होगा। आपको हमने पहले ही बता दिया था। यानी अगर जैसे मान लीजिए शिमला जिला है, शिमला जिला में ऐसा नहीं कि एक ही दिन पूरे जिला में चुनाव हो जाएंगे, यानी कुछ पंचायतों में पहले होंगे, फिर कुछ पंचायतों में दूसरी बारी होंगे, कुछ में तीसरी बारी होंगे, एक साथ नहीं होंगे। आपको बता दें जो हमने बताया आपको 26, 28, 30। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसी दिन प्रधान, वाइस प्रधान, वार्ड मेंबर का जो रिजल्ट है वो वोटिंग वाले दिन ही शाम को आएगा। मान लीजिए आपके पंचायत में 26 तारीख को जो है वो वोटिंग हुई है, 26 को रिजल्ट आएगा, काउंटिंग उसी दिन होगी। हालांकि जिला उपायुक्त कार्यक्रम जारी करेंगे इसको लेकर के और बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, जिसके आधार पर निश्चित होगा कि 3 चरणों में कहां कहां कब कब मतदान होगा। ये बहुत जल्दी जो डीसी है उनके ऑर्डर आ जाएंगे, कल के बाद कभी भी आ सकते हैं। प्रदेश में 50,79,048 जो मतदाता है उनकी संख्या है, ये आज खाची अनिल कुमार खाची है उन्होंने बताया है। इसमें जो पुरुष मतदाता जो वोट डालेंगे चुनाव में 25,67,770 महिला मतदाता और 25,11,249 है, इसमें दोनों में अलग अलग। प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित होंगे और लाहौल स्पीति के विकास खंड काजा की पंचायत लांगजा के राजकीय प्राथमिक पाठशाला कौमिक में 4,567 मीटर की ऊंचाई पर मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जो प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली में कुल 31,214 जो पदाधिकारी है वो चुनाव होना है, यानी जो चुनकर आएंगे, जिसमें 21,678 पंचायत सदस्य होंगे, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, और 3754 पंचायत प्रधान। इसमें भी जो चीजें हैं 3754 पंचायत प्रधान हैं, उप प्रधान और उप प्रधान 1769 पंचायत सदस्य तथा 251 जिला परिषद सदस्य शामिल है। इस बार 5 अलग अलग बैलेट पेपर में वोट डाल सकेंगे। इसमें प्रधान के लिए हल्का हरा बैलेट पेपर, उप प्रधान के लिए पीला बैलेट पेपर और पंचायत सदस्य को सफेद और जो पंचायत समिति को गुलाबी, जिला परिषद सदस्य के लिए हल्का नीला बैलेट पेपर होगा। एक वोटर 5 बार मतदान करेगा। अब सुनिए इसमें क्या है कि एक ही दिन में वोटिंग होगी, मान लीजिए उसी दिन जो है वो प्रधानी का भी, उप प्रधानी का भी, वार्ड मेंबर का भी, जिला परिषद का भी उसी दिन होगा। यानी एक व्यक्ति 5 बार मतदान करेगा उसी दिन, अलग अलग उसके लिए, पोस्ट के लिए। प्रधानी के लिए करेगा एक, अरे प्रधानी के लिए अलग उसको 5 बैलेट पेपर मिलेंगे। वही मतदान के दिन सरकारी कर्मचारियों को सवैतनिक जो अवकाश है वो मिलेगा, यानी उनका वेतन नहीं कटेगा और कर्मचारियों को अवकाश देना ही होगा। इसके साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति की जो मतगणना है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रधानी का तो उसी दिन आ गया। अब जो पंचायत जिला परिषद का जो चुनाव है, जिला परिषद का जो उम्मीदवार है और जो पंचायत समिति का उम्मीदवार है, उसकी मतगणना 31 मई को होगी। हालांकि मतदान पहले ही, जिस दिन प्रधान के वोट डाले जाएंगे उसी दिन जिला परिषद के लिए वोट पड़ेगा और पंचायत समिति के लिए भी जो है वो उसी दिन मतदान होगा, तो ये तय है। नगर निगम चुनाव की जो मतगणना है ये भी 31 मई को होगी और पंचायत और शहरी निकाय चुनाव पर 30 से 40 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, ये आज अनिल कुमार खाची ने कहा है। प्रदेश की पंचायतों में करीब 51 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इनमें 85 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 50,000 मतदाता भी शामिल हैं। हालांकि
लोकतंत्र में सबकी भागीदारी निश्चित होती है, लेकिन इनके लिए जो है वो जो मतदान है ये इनको मतदान केंद्रों में ही करना पड़ेगा। पहले सूचना थी कि इनके लिए जो है वो घर पर व्यवस्था की जाएगी, जो बहुत बुजुर्ग हैं 85 साल से ऊपर लेकिन इसमें ये अब जो सूचना है कि इनको भी जो है मतदान वहीं पर करना पड़ेगा। इसके अलावा जिला परिषद के चुनाव के लिए 1 लाख की खर्च सीमा तय की गई है, यानी 1 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे जिला परिषद उम्मीदवार। इससे अधिक खर्च किया तो जो आपका नॉमिनेशन है, अगर जीत भी गए तब आप जो है रद्द हो सकता है। इसलिए जब ये चीज ध्यान रहे आप कि आप 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। बाकी उम्मीदवारों के लिए खर्च करने की कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमने बता दिया पहले किस किस के लिए कितना है। जैसे प्रधानी का कोई चुनाव लड़ रहा है, उप प्रधानी का कोई चुनाव लड़ रहा है, उस पर कोई खर्चा का कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, वो कितना भी खर्च कर सकता है। इस पर कोई भी जो है वो अभी तक ऑर्डर नहीं है। तो प्रधानी में चाहे करोड़ों खर्च करने, लाखों खर्च करने कर सकता है व्यक्ति, उस पर कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। उधर आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी के सवाल पर आज चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची ने कहा कि रोस्टर जारी करना सरकार का काम होता है और चुनाव आयोग रोस्टर तय नहीं करता है। पंचायतों में सरकारी सेवाओं से हटाया गया व्यक्ति चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और वो हटा दिया गया, टर्मिनेट कर दिया है, वो अब चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उक्त व्यक्ति का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी जो कर्मचारी टर्मिनेट है, जो सेवा से हटा दिया गया है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसके अलावा कोई कर्मचारी किसी उम्मीदवार का एजेंट बनता है तो उसे 3 साल का कारावास भी हो सकता है, एजेंट नहीं बन पाएगा। सरकारी नौकरी में तैनात कर्मचारी का अधिकारी एजेंट नहीं बन सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश व केंद्र सरकार की ओर से जिन्हें मानदेय मिलता है वह पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पहले नौकरी छोड़नी होगी, यानी जिनको मानदेय देती है सरकार वो भी नहीं लड़ पाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी, यानी जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति है कोई भी चुनाव लड़ सकता है। पहले सूचना थी कि कोई +2 रखा जाए, कॉलेज रखा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति अनपढ़ हो वो भी चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ने का हकदार है। आशा वर्कर का हमने कल बता दिया है, ये चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इनके जो ऑर्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NHM जो डिपार्टमेंट है, NHM नेशनल हेल्थ मिशन से आ गए हैं। इसको लेकर के जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी होने वाली है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, जिन्होंने एनक्रोचमेंट की है और FRA के लिए क्लेम किया है, यानी कि बहुत लंबा समय हो गया है और FRA में जो फॉरेस्ट का एक एक्ट बना हुआ है उसमें जो है वो उन्हें लैंड दी जाए। मान लीजिए किसी ने क्लेम किया है, अगर वो व्यक्ति उस पर फैसला नहीं हुआ है, क्लेम पे अभी तक चला हुआ है वो मामला, तो वो व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ पाएगा। अगर मामला लंबित है और उस पर फैसला नहीं आया है तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा। सिर्फ वो भी वो जिसको बहुत लंबा समय हो गया है। जैसे मान लीजिए किसी को 40 साल है, 30 साल है, 10 साल से अधिक समय है FRA के लिए जिसने आवेदन किया है, तो वो चुनाव लड़ पाएंगे जी। इसमें कोई अभी जो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसी ने एनक्रोचमेंट की है काफी लंबे समय से, FRA में का मामला गया है उसका। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कल चला जाए कि FRA में डालिए, वो हो ही नहीं सकता है। जिसने FRA में बहुत पहले अप्लाई किया हुआ है और वो मामला अभी अधर में लटका हुआ है, उस पर फैसला नहीं हुआ है, तो चुनाव लड़ पाएगा एनक्रोचमेंट वाला। चिट्टे में आरोप सिद्ध होने पर कोई भी व्यक्ति, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कोई व्यक्ति चिट्टा लेते हुए पकड़ा गया, उस पर आरोप सिद्ध हो गए, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसको लेकर के जो विधानसभा में बिल लाया गया था, राज्यपाल के पास गया है बिल। सूचना है कि नॉमिनेशन से पहले जो पंचायती राज चुनाव विभाग है इसको लेकर के जो ऑर्डर है वो निकाल देगा। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया जो कर्मचारी बर्खास्त हो गया चुनाव नहीं लड़ पाएगा। एनक्रोचमेंट वाला कौन सा चुनाव लड़ पाएगा? एनक्रोचमेंट हम क्यों कह रहे हैं? जिसका मामला FRA के लिए जिसने क्लेम किया हुआ है और मामला अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, यानी वो अभी सरकारी प्रक्रिया में चला हुआ है, तो वो कर पाएगा। अब ऐसा नहीं कि किसी ने एनक्रोचमेंट की है FRA में नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लड़ेगा केवल वो जिसने क्लेम किया है और उसका मामला चला हुआ है। और हिमाचल में अब देखिए पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लग गई है, यानी तुरंत प्रभाव से लग गई है। इसके प्रभावी होते ही सरकार और प्रशासन के कामकाज पर कई तरह की पाबंदियां प्रभावी हो गई है। अब क्या होगा सरकार में? अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक शासन प्रशासन को तय नियमों के तहत ही काम करना होगा। CM समेत मंत्री, विधायक, एडवाइजर, बोर्ड निगम के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इत्यादि सरकारी गाड़ियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस पर रोक लग गई है, यानी वो प्रचार में जाएंगे, नहीं कर पाएंगे सरकारी गाड़ी का प्रयोग, और CM भी नहीं कर पाएंगे सरकारी गाड़ी का प्रयोग। सरकारी वाहनों का प्रयोग केवल सरकारी काम के लिए होगा। चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। शिकायत आने पर कार्रवाई होगी। इसी तरह ट्रांसफर, प्रमोशन, नई भर्तियों के एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन जो होते हैं, ऑन गोइंग भर्तियों के रिजल्ट घोषित, नए टेंडर जैसे काम सरकार अपनी मर्जी से अब नहीं कर पाएगी,
यानी तो टेंडर वगैरह छपते भी है, जो भी है वो भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। राज्य सरकार नई योजना की घोषणाएं, किसी भी योजना का शिलान्यास उद्घाटन भी अब नहीं कर सकेंगी, यानी कोई भी नए उद्घाटन शिलान्यास नहीं होंगे। जनता को लुभाने वाले फैसले भी सरकार अब नहीं ले पाएगी, और कोई भी अब जब तक चुनाव नहीं हो जाते 31 मई तक, तब तक कोई भी कह सकते हैं आप जो कैबिनेट की बैठक है वो भी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट, सरकारी कार्यालय में सीएम के फोटो वाले पोस्टर भी हटाने होंगे, या फिर सीएम के चेहरे को ढक देना होगा। जो चाहे वो, जैसे मान लीजिए किसी के ऑफिस में वो लगा हुआ है कैलेंडर, तो उसमें भी जो है ढकना होगा, यानी सरकारी कुछ भी उसमें योजनाओं का जिक्र किया गया, योजनाएं होती है उसमें। तो इलेक्शन कमीशन ने सभी जिला डीसी को ये आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं, और सरकारी भवनों का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अधिकारियों कर्मचारियों को किसी भी दल या उम्मीदवार के पक्ष में काम नहीं करने की हिदायत दी गई है, ताकि चुनाव बिना भेदभाव और निष्पक्ष ढंग से हो सके। आचार संहिता के बाद सभी सरकारी विभागों को तटस्थ रहकर काम करना होगा। चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। वर्तमान में चल रही योजनाएं जारी रह सकती है, लेकिन उनमें कोई नया प्रचार या विस्तार नहीं होगा। इसी तरीके से जो होर्डिंग्स है गवर्नमेंट वाले, सारे हट जाएंगे। इसी तरह जो नई भर्तियों के विज्ञापन है वो नहीं होंगे, हमने पहले बता दिया आपको। और पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और दलों के साथ साथ सरकार भी आचार संहिता के दायरे में होगी, और कोई भी कर्मचारी अगर किसी व्यक्ति विशेष उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए पकड़ा जाता है, करते पकड़ा जाता है, तो वो कर्मचारी सिर्फ सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट होगा। इंपॉर्टेंट है, जो कर्मचारी किसी, मान लीजिए कि प्रधान का व्यक्ति है, उसको वो धांधली कर रहा है वहां पर चुनाव में, और उसमें जो है वो पाया गया, तो वो आपको मालूम है जब चुनाव होते हैं तो कर्मचारी सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट ही होता है। तो इसलिए कर्मचारियों के लिए भी गाइडलाइंस है जी। इसके अलावा प्रदेश के शहरी निकायों में चुनाव की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। कल पहले दिन नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और 3 दिनों तक प्रत्याशी अपना नामांकन भर सकेंगे। चलिए, हमने आपको बता दिया कि जो प्रधानी वाले बाद में है। अभी नगर निगम के लिए राजनीतिक दलों ने अपने जो प्रत्याशी है उनका ऐलान नहीं किया है, मगर अन्य शहरी निकायों में लोगों में चुनाव लड़ने की होड़ है। कल पहले दिन कितने लोग अपना नामांकन भरते हैं कल ही पता चल पाएगा, लेकिन शहरी निकायों में 17 मई को चुनाव होना है, जिनका नतीजा 31 मई को आएगा। 17 मई को जिन शहरी निकायों के लिए चुनाव होना है उनमें कुल 449 पदों के लिए चुनाव होगा। इसमें 4 नगर निगम के 64 पद, टोटल 4 नगर निगम 64 पद है उसमें, जिसमें जो है वो काउंसलर को लगा करके जितने भी काउंसलर हैं। 25 नगर परिषदों के 229 पद हैं, और 22 नगर पंचायतों के 156 पदों पर चुनाव होगा। नगर निगमों में 14 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 3 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, और जो महिलाओं के लिए 25 पद आरक्षित होंगे। 25 नगर परिषदों में 44 पद अनुसूचित जाति के लिए, 5 पद जनजाति और 106 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। वहीं नगर पंचायतों में कुल 156 पदों में से 31 पद अनुसूचित जाति SC, 4 पद ST और 64 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो एक चीज हम बताना भूल गए आपको, जितने भी पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं प्रधानी का तो बता दिया हमने कि कहां पर क्या है, लेकिन बता दें आपको उप प्रधान में कोई रोस्टर नहीं होता है। उप प्रधान का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, यानी उप प्रधान जिसने भी बनना है वो बन सकता है। उप प्रधान के लिए कोई भी रोस्टर नहीं है। ऐसा नहीं कि उप प्रधान के लिए SC ही खड़ा हो सकता है, ST ही खड़ा हो सकता है, महिला ही खड़ी हो सकती है। उप प्रधान के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, उसमें कोई रोस्टर नहीं है। यानी जो रोस्टर हमने बताया था आपको पहले कि अब पुरुष खड़ा हो सकता है, महिला खड़ी हो सकती है, उप प्रधान के लिए कोई नहीं है। ये आज हालांकि पहले से ऐसा है, अनिल कुमार खाचे ने कहा कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, जिसने चुनाव लड़ना है उप प्रधान कोई भी लड़ सकता है। इसके अलावा धर्मशाला नगर निगम विवादों में घिर गया है। निगम पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। भाजपा शहरी अध्यक्ष डॉक्टर विशाल सिंह नेहरिया ने राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है कि चुनाव प्रक्रिया जारी होने के बावजूद निगम ने 17 नए विकास कार्यों के टेंडर जारी किए हैं। यह कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, उन्होंने आरोप लगाए हैं। शिकायत में बताया गया है कि नगर निगम धर्मशाला में 27 अप्रैल को ये निविदाएं जारी की गई है। डॉक्टर नेहरिया ने तर्क दिया है कि निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि चुनाव के दौरान कोई भी नया कार्य या वित्तीय प्रतिबद्धता घोषित नहीं की जा सकती है जिससे मतदाता प्रभावित हो। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया है। भाजपा शहरी अध्यक्ष धर्मशाला ने आयोग से इन टेंडरों को तुरंत रद्द करने और पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और दंडात्मक जो कार्रवाई है उसको करने की अपील की है। डॉक्टर नेहरिया ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम कमिश्नर जफर इकबाल और नगर अभियंता सह STO कल्याण भट्ट के चुनाव से
संपन्न होने तक तबादले या मुख्यालय बदलने की भी मांग की अधिकारियों के, जो हमारे 2 मुख्य अधिकारी हैं। शिकायत की प्रति जो है जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीसी कांगड़ा को भी भेजी गई है और इस संबंध में नगर अभियंता सह एसडीओ कल्याण भट्ट ने बताया कि ये टेंडर पहले जारी कर किए गए थे, लेकिन चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद इन्हें स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने आचार संहिता के उल्लंघन से इनकार किया है। यानी इसमें जो अधिकारी है उनका बयान भी आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने टेंडर पहले किए थे और जब ऐसी चीजें सामने आई उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं था, ये उन्होंने कहा है, जो आपको बताया हमने। इसके अलावा धर्मशाला नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज धर्मशाला गए थे और 7 वार्डों के लिए पहले चले गए थे बीती शाम को। 7 वार्डों के लिए पार्षदों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है सीएम ने। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। ये स्पष्ट कर दिया है कि केवल जीतने वाले चेहरों पर ही दांव खेला जाएगा। अब देखिए, नगर निगम चुनाव प्रभारी और एचपीटीडीसी के चेयरमैन आरएस बाली ने, जो नगरोटा के विधायक है और कद्दावर नेता है कांगड़ा के कांग्रेस के, वहां पर तो प्रत्याशियों के नामों का उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि नीनू शर्मा, कांग्रेस के 7 प्रत्याशी एमसी चुनाव के धर्मशाला के, नीनू शर्मा, अनुराग, रजनी व्यास, स्वर्णा देवी, बबीता शर्मा, शैलजा और बबीता ओबरॉय, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। इनके नाम आज फाइनल कर दिए गए हैं और घोषणा भी हो गई है। बाली ने दावा किया है कि शेष वार्डों के लिए नामों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। पार्टी केवल उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट देगी जो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और जीतने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि धर्मशाला नगर निगम भी इस बार भी कांग्रेस का ही कब्जा होगा और जो मेयर की कुर्सी है उस पर भी कांग्रेस का जो पार्षद है वो बैठेगा। उधर प्रदेश में हो रहे 4 नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने भी कमर कस दी है। शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के आला नेताओं ने आज नगर निगम की चुनावी रणनीति बनाई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी है भाजपा के श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन परमार समेत कई जो बड़े पदाधिकारी हैं उपस्थित रहे। बैठक में मंडी, सोलन, पालमपुर और धर्मशाला चारों नगर निगमों के चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की गई। पार्टी नेताओं ने स्थानीय मुद्दों, संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क को केंद्र में रखते हुए चुनावी खाका तय किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए और डॉक्टर राजीव बिंदल जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने बताया कि चारों नगर निगमों में चुनाव पार्टी के सिंबल पर होने जा रहे हैं और ऐसे में भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सहित जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो बैठक में पहुंचे थे और सबने मिलकर रणनीति बनाई है। और उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो अच्छा कार्य नहीं कर रही है और जो जनता ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर के वो जाएंगे जनता के बीच। और उन्होंने विश्वास जताया है कि भाजपा की रणनीति और जो है वो संगठनात्मक एकजुटता कांग्रेस को करारी शिकस्त देगी और चारों नगर निगमों में भाजपा का परचम लहराएगा, ऐसा उन्होंने दावा किया है। बड़ी खबर है, प्रदेश सरकार ने आर्थिक संकट के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से हिमाचल में आने वाली रेत और बजरी पर शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में जो अधिसूचना है वो निकाली गई है और उद्योग विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में खनिज लाने वाले वाहनों पर चेक पोस्ट संचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क लागू किया गया है। यह शुल्क हर एंट्री पर देना होगा। निर्धारित शुल्क के तहत ट्रैक्टर, ट्रॉली और छोटे वाहनों से 1000 रुपए, सिंगल एक्सल वाहनों से 1500 रुपए और मल्टी एक्सल वाहनों से 3000 रुपए का जो एंट्री टैक्स है वो लिया जाएगा। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश लघु खनिज एवं अवैध खनन, परिवहन व भंडारण की रोकथाम नियम 2015 के नियम 80(1) तथा खनिज एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के तहत लिया गया है। तो ये जो बाहर से आती थी रेत बजरी, उस पर फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार के वित्त रेगुलेशन विभाग ने वर्क चार्ज स्टेटस से जुड़े मामलों पर बड़ी स्पष्टता जारी की है। ये इंपॉर्टेंट खबर है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी किए गए हैं, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनके सेवा नियमों में स्पष्टता आएगी। सरकार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि वर्क चार्ज के तौर पर दी गई सेवाएं बाद में नियमित होने पर पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के लिए मान्य होगी, यानी कर्मचारियों को उनकी पूरी सेवा अवधि का लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्क चार्ज स्टेटस पर रहने के दौरान कर्मचारियों को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, उन्हें केवल संबंधित पद के न्यूनतम वेतनमान का ही अधिकार होगा। इसके साथ ही कहा गया है कि वर्क चार्ज कर्मचारी को नियमित कर्मचारी के साथ सभी सेवा जो है वो लाभ तभी मिलेंगे जब उसकी सेवाएं नियमित होगी, जब वो रेगुलर हो जाएगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि डेली वेज, दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारी चाहे वे क्लास 3 हो या क्लास 4, वर्क चार्ज स्टेटस के लिए पात्र होंगे। तो यह भी बड़ी खबर थी जी।
जो वर्क चार्ज वाले कर्मचारी है इनको अब जो पेंशन के लिए मिलता है तो प्रॉपर जो पहले वाला पीरियड है वो भी जुड़ेगा इनका, जो हमने बताया आपको। इसके अलावा प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लोक भवन में यानी राज्यपाल भवन में रात्रि भोज में जो है वो शामिल होंगी। तो देश की राष्ट्रपति आज लोक भवन जाएगी, राज्यपाल भवन जाएगी, वहां पर रात्रि भोज होगा। सीएम सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत करीब 60 से अधिक 62 के आसपास जो गणमान्य अतिथि है वो शामिल होंगे। रात्रि भोज में हिमाचली व्यंजनों के साथ विविध भारतीय और कॉन्टिनेंटल व्यंजनों को शामिल किया गया है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंपॉर्टेंट है मनाली दौरे पर रहेंगी। मनाली के अटल टनल, रोहतांग और लाहौल स्पीति के सिस्सू का दौरा करेगी। इस दौरान लाहौल स्पीति और मनाली घूमने वाले जो पर्यटक आए हुए हैं उनको दिक्कतें होंगी क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल मनाली और लाहौल घाटी में 350 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं जो राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा देखेंगे। शाम को फिर उसके बाद महामहिम वापस लौट आएगी शिमला। उसके बाद फिर परसों राष्ट्रपति पालमपुर स्थित चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। इसी दिन वो राष्ट्रपति निवास मशोबरा में एट होम स्वागत समारोह का आयोजन भी करेगी और 1 मई को राष्ट्रपति दिल्ली लौटने से पहले शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड आर्ट ट्रैक का दौरा करेगी। तो हमने बता दिया जी कल अटल टनल रोहतांग का जो दीदार है वो देश के राष्ट्रपति करेगी। 350 वहां पर जवान तैनात होंगे और सुरक्षा का जिम्मा देखेंगे। थोड़ा दिक्कतें वहां पर जो सैलानी है उनको आ सकती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने आज एचएएस कैडर के 6 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें कुछ को अतिरिक्त कार्यभार दिए गए हैं तो कुछ का तबादला हुआ है। 2008 बैच के एचएएस अधिकारी श्रवण मांटा को सरकार ने बिजली बोर्ड के निदेशक कार्मिक एवं वित्त का अतिरिक्त जो जिम्मा है वो सौंपा है। वह स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक पद पर तैनात है। जगन ठाकुर प्रबंध निदेशक हिमफेड को तब्दील करके अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पद पर लगाया गया है। और अनिल कुमार अतिरिक्त सचिव राजस्व जो कि अतिरिक्त सचिव शिक्षा का जिम्मा भी देख रहे थे उनको निदेशक स्टेट का भी अतिरिक्त जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। इसी तरह अनुपम कुमार अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राधा कृष्णन शासकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जो कि रजिस्ट्रार तकनीकी विश्वविद्यालय का जिम्मा भी देख रहे थे उनको अब तकनीकी विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार ही लगाया गया है। वह इसी पद पर काम करेंगे। डॉक्टर मेजर रिटायर्ड अविंद्र कुमार जो कि नियुक्ति का इंतजार में थे उनको सरकार ने अतिरिक्त निदेशक राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का जिम्मा सौंपा है। भानु गुप्ता जिन्हें सरकार ने कुछ दिन पहले निदेशक स्टेट लगाया था को अब संयुक्त निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन के पद पर तैनाती मिली है। इसके अलावा मैटरनिटी लीव पर गई प्रिया नागटा जो कि वीबीएन डेवलपमेंट अथॉरिटी की संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी को अब कार्मिक विभाग के पूल में रखा गया है। उन्हें अवकाश खत्म होने के बाद कार्मिक विभाग के पास रिपोर्ट करने को कहा गया है। तो ये अधिकारी है जिनको कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। इसके अलावा बठिंडा अदालत में मानहानि के एक मामले में सांसद कंगना रनौत पेश हुई और कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 मई की जो तारीख है वो इसमें तय की गई है। इस दौरान कंगना के पासपोर्ट जब्त करने के मुद्दे पर भी बहस हो सकती है और हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना को आज बठिंडा कोर्ट में पेश होना था। उनके वकील को मानहानि मामले के मुख्य गवाह किसान सुरजीत सिंह फुल से सवाल जवाब करने थे। हालांकि सुरजीत सिंह फुल खराब सेहत के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सके और माता महेंद्र कौर के वकील रघुवीर सिंह वाहनीवाल ने बताया कि कंगना रनौत के वकील ने पहले सुरजीत सिंह की गवाही कराने की बात कही थी और सुरजीत सिंह की अनुपस्थिति के कारण यानी अटेंड नहीं हो पाए थे वहां पर, उसके कारण कंगना रनौत के वकील ने माता महेंद्र कौर और एक अन्य गवाह से सवाल जवाब के लिए अगली तारीख जो है वो तय की है। 12 तारीख को लगेगा जी केस। इसके अलावा प्रदेश में इंपॉर्टेंट खबर है, एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अब ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी गैस कंपनियों ने यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और संभावित गैस संकट को ध्यान में रखते हुए लिया है। खास तौर पर खाड़ी देशों में चल रहे तनाव के बीच आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। गैस एजेंसियों के अनुसार लंबे समय से निष्क्रिय पड़े गैस कनेक्शनों की पहचान और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य भर में ई-केवाईसी अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत प्रत्येक उपभोक्ता का सत्यापन किया जाएगा ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक ही गैस आपूर्ति जो है वो पहुंच सके। गैस कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि जो उपभोक्ता समय रहते अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनके गैस कनेक्शन भविष्य में अस्थायी रूप से ब्लॉक किए जा सकते हैं। ऐसे में उपभोक्ता को सलाह दी गई है कि वे जल्द
जल्द से जल्द अपने नजदीकी गैस एजेंसी या अधिकृत केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें। गैस एजेंसियों का कहना है कि इस अभियान से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यानी जिसकी केवाईसी नहीं है उनको आगामी समय में दिक्कत हो सकती है, सिलेंडर नहीं मिलेगा जी। केवाईसी करवाइए, जो एजेंसी आपके नजदीक वहां करवाइए आप। इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के तहत सेब पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती का प्रावधान हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए चिंता का कारण बन गया है। तो ये जो एफटीए वाला चला हुआ था काफी लंबे समय से, आज हो गया है। इसमें क्या हुआ है, समझौते के अनुसार न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर 50% शुल्क को घटाकर के जो पहले था आयात शुल्क वो 25% किया जाएगा। हालांकि यह राहत एक निर्धारित कोटा का भीतर ही लागू होगी। इस समझौते के तहत पहले वर्ष में 32,500 मीट्रिक टन सेब आयात को रियायती शुल्क मिलेगा, जो छठे वर्ष तक बढ़कर 45,000 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। कोटा से अधिक आयात पर मौजूदा 50% शुल्क लागू रहेगा। साथ ही 1.25 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम का न्यूनतम आयात मुल्क MIP भी तय किया गया है, जो 1 अप्रैल से 31 अगस्त की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। इसी मामले पर आज AICC के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ठियो के जो विधायक है कुलदीप सिंह राठौर, उन्होंने कहा कि भारत का सेब सेक्टर जो हिमालयी बेल्ट में फैला हुआ है बड़ी ग्रामीण इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। जम्मू और कश्मीर लगभग 76.77% यानी 76.77% प्रोडक्शन के साथ सबसे आगे है जम्मू कश्मीर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश लगभग 21.22% के साथ दूसरे नंबर पर है। अकेले हिमाचल में 1,15,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर सेब की खेती होती है और लगभग 2.5 लाख परिवार इस पर डिपेंडेंट है, 3 लाख के आसपास। सेब राज्य की हॉर्टिकल्चर इनकम का लगभग 80% हिस्सा देते हैं, यानी जो हॉर्टिकल्चर है बड़े स्तर पर होता है हिमाचल प्रदेश में। मगर केंद्र की किसान विरोधी नीतियों ने सेब उत्पादकों को चिंताएं बढ़ाई है, आरोप लगाए हैं आज राठौर ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% से भी अधिक 150% करने का जो है वायदा किया था हिमाचल के बागवानों के साथ, लेकिन अब 150% तो छोड़िए, जो 50 था उसको भी कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का वादा पूरा तो नहीं किया गया, लेकिन इसे कम जरूर किया जा रहा है। राठौर ने कहा कि न्यूजीलैंड के सेब की ज्यादा मार सीए स्टोरेज से निकलने वाले सेब पर पड़ने वाली है। उन्होंने बताया कि यह एग्रीमेंट स्वदेशी सेब की इंडस्ट्री को तबाह करेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इंपोर्ट कोटा और कीमतों की बड़ी निगरानी करने, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने और किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी मुहैया कराने और आगे कोई भी बदलाव करने से पहले किसानों से सलाह लेने की मांग की है। तो ये जो थाने जी जो 50% वाला इसको अब 25% कर दिया गया है। और इसमें थोड़ा सा जो हमने बताया आपको कि कितने कितने में किया हुआ है वो भी हमने बता दिया आपको। इसमें धर्मशाला के विश्राम गृह में आज हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की अहम बैठक आयोजित हुई। HRTC के ड्राइवरों की बैठक हुई और बैठक में प्रदेश भर के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया, लगभग 300 चालकों ने भाग लिया। इस दौरान प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर ने कहा कि यूनियन की प्रमुख मांग है कि जो मेडिकल पर्सन एक्ट है उसको सख्ती से लागू किया जाए ताकि ड्यूटी के दौरान चालक और परिचालक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रबंधन यह सुनिश्चित करें कि चालक परिचालक कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करें और उन्हें किसी भी प्रकार की प्रताड़ना का जो सामना है वो ना करना पड़े। प्रबंधन उन्हें भेड़ बकरी का समझना बंद करें, अन्यथा आगामी समय में मोर्चा खोला जाएगा, इन्होंने जो है वो आज कहा है। इसके अलावा डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री के निर्देश के बाद जिला ऊना जल शक्ति विभाग की ओर से 3 प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और विभाग ने JE ऊना डिवीजन 1 उनको सस्पेंड कर दिया है। तो SDO शेरू राम चौहान व विभागीय अधीक्षक कुलदीप सिंह मान इनको कारण बताओ जो नोटिस है वो जारी किया गया है। मामले में अधिकारियों पर आरोप है कि BRC एवं कर्मियों के भुगतान को जारी करने में देरी बरती गई है और इसी लापरवाही के कारण तीनों अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। यह मामले में यह कार्रवाई जो ये मामला है जल शक्ति विभाग शिमला मुख्यालय ने से इन अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं और जो कार्रवाई है वो इन पर की गई है। इसमें जल शक्ति विभाग शिमला मुख्यालय से पहले JE को नोटिस जारी हुआ और नोटिस में ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स BRC के भुगतान में अनावश्यक देरी का जिक्र किया गया, जबकि इसके लिए जो आवश्यक धनराशि है वो पहले ही जारी हो चुकी थी। लगभग 1.10 करोड़ रुपए की जो राशि है वो BRC के भुगतान के लिए जारी की गई थी, स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 8.40 लाख रुपए विशेष रूप से जल जीवन मिशन स्टाफ के वेतन मानदेय के लिए संबंधित खाते में जमा करवाई गई थी। इसके बावजूद भुगतान जारी न करने को विभाग ने गंभीर लापरवाही और कर्तव्य में ढिलाई माना और इस देरी के कारण न केवल संबंधित कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ी बल्कि विभागीय कार्य भी प्रभावित हुआ है।
मामले को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्तर पर भी गंभीरता से लिया गया और साथ ही विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित भुगतान तुरंत जारी किए जाए और इस संबंध में 10 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जलशक्ति विभाग ऊना के अधीक्षण अभियंता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जेई रवि कुमार को सस्पेंड किया है और साथ ही 2 अधिकारियों को कारण बताओ जो नोटिस है वो जारी कर दिए हैं। अधीक्षण अभियंता नरेश चीमान ने बताया कि विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है और आगे भी जांच के आधार पर जो आवश्यक कार्रवाई है जो है वो की जाएगी। विभागीय तौर पर भी एक जांच कमेटी का जो गठन है वो कर दिया गया है जो इस पूरे मामले को देखेंगे, तथ्य सामने आएंगे। तो सोचने वाली बात है, सरकार ने पैसे दे दिए हैं, अधिकारी पैसे आगे नहीं दे रहे हैं, तो जब अपनी सैलरी किसी की रुकेगी ना तब पता चलता है कि क्या होता है। तो ये जो पैसा जारी होना था वो नहीं जारी हुआ, अब इस पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा हमीरपुर जिला के गांव लजवानी में पिता पुत्र के बीच हुए घरेलू विवाद के चलते 80 वर्षीय रत्नी देवी की दुखद मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब 25 साल के पुत्र के काम से देर से घर आने को लेकर पिता श्याम लाल ने उसे टोका, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और विवाद ने झड़प का रूप ले लिया। विवाद बढ़ता देख घर में मौजूद बुजुर्ग महिला जो कि महिला थी वहां पर और श्यामलाल की मां रत्नी देवी बीच बचाव करने पहुंची। इसी दौरान धक्का मुक्की हो गई और असंतुलित होकर के जो है वो महिला गिर गई और गिरने से उसे गंभीर चोट आई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि एम्बुलेंस को बुलाया तो गया था लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था महिला ने। और एसपी बलवीर सिंह ने जो है मामले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस मामले में धारा 106(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। इसके अलावा बड़ी खबर बीते कल की, मतलब कि सबसे बड़ी खबर थी ये, और रोहड़ू में जो गोलीकांड हुआ था कुलगांव में, उस गोलीकांड मामले में जो दोनों आरोपी हैं उनको आज कोर्ट में पेश किया गया। इनको 2 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड भेजा गया है। इनमें रजत सोटा और अमित उर्फ रोहित को जो है वो आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 4-5 दिन के पुलिस रिमांड पर 5 दिन का जो पुलिस रिमांड है वो मिला है। 2 तारीख को पेश किया जाएगा इनको। सूचना है कि जो रजत सोटा है इससे गोली चली थी और उसने फिर जो को एक्यूज्ड है रोहित भावटा, इसको गन थमा दी थी। इसमें एक लेडी है रितिका उर्फ गुड़िया, ये लेडी थी जो नाच रही थी, उसमें माला नाटी कर रही थी, सबसे पहले नाच रही थी। इस पर गोली से जो है वो गोली लग गई जिससे दुखद मौत हो गई है। तो दोनों आरोपियों पर जो है वो मर्डर का केस जो है वो जो आरोपी है मुख्य आरोपी उस पर मर्डर का केस है। हालांकि दूसरे आरोपी पर भी जो है वो चला हुआ है मामला, लेकिन हमने बता दिया है कि एक आरोपी ने गोली चलाई है, हिमाचल दस्तक का एक्सक्लूसिव इनपुट है, और दूसरे ने जो है वो उसको कहीं ना कहीं जो है वो पकड़ा दी। अब दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। अब इनको पुलिस रिमांड मिली है और पुलिस रिमांड में अब इनसे जो पुलिस है वो अब पूछताछ करेगी। और बाकी इसमें जो अपडेट है वो ये है कि जो वो आरोपी है इनको 2 मई को फिर पेश किया जाएगा। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक कल भी प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। आज भी प्रदेश में शिमला में अगर देखें तो बारिश हुई है, कई जिलों में आज बारिश हुई है। कल कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला में कई स्थानों पर ओलावृष्टि का अलर्ट है। तूफान और अंधड़ आने की भी चेतावनी है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो हमने बता दिया आपको 3-4 जिले जहां पर कल मौसम खराब रहने वाला है। और इसके अलावा जो अन्य जिले हैं वहां पर भी कुछ जिलों में जो है वो बारिश होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 30 अप्रैल को भी प्रदेश में जो मौसम है वो खराब रहेगा, यानी अगले 2-3 दिन मौसम खराब ही बना रहेगा। राज्य में फिर 1 से 5 अप्रैल के बीच मौसम खराब जो है वो हल्का हल्का बीच बीच में रहेगा। यानी जो मौसम है वो अगले 2-3 दिन खराब ही है। और कल भी अंधड़ ओलावृष्टि का अलर्ट है और कौन सा जिला हमने बता दिया आपको। जो बड़ी खबरें थी आप तक पहुंचा दी है। बुलेटिन शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सके। धन्यवाद।